नए लेबर कोड के अनुसार अब सिर्फ जुबानी वादों पर काम नहीं होगा। हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना अब कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना लीज एग्रीमेंट के सिर्फ जुबानी वादे पर कोई अपना घर किराए पर नहीं लेता है ना। जोखिम बहुत बड़ा है। तो फिर हमारे देश के करोड़ों लोग बिना किसी लिखित वादे के अपनी नौकरी कैसे शुरू कर रहे हैं? इस खास डीप डाइव में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा मिशन भारतीय रोजगार कानून में आए एक ऐतिहासिक बदलाव को समझना है। हाँ बिल्कुल, और इस बदलाव का मुख्य स्रोत द मैंडेट ऑफ द लेटर है। मतलब हम OSH और WC कोड 2020 के उन नए नियमों पर चर्चा कर रहे हैं जो हैंडशेक डील यानी सिर्फ जुबानी वादों पर नौकरी देने के दौर का हमेशा के लिए अंत कर रहे हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं इस नए कानून की धारा 6(1)(f) से, जिसने रोजगार के इस पुराने तरीके को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत स्पष्ट है। अब रैंक या काम के प्रकार की कोई परवाह नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी का स्थायी कर्मचारी हो या कोई ठेके पर काम करने वाला श्रमिक हो, या फिर कोई दिहाड़ी मजदूरी क्यों ना हो। बिल्कुल, हर किसी को एक फॉर्मल लिखित अपॉइंटमेंट लेटर मिलना अब कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। मतलब अब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक साधारण वेलकम नोट और इस नए कानूनी लेटर में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आखिर इस नए लेटर में ऐसा क्या है जो इसे पुराने कागजों से अलग बनाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसे सिर्फ एक नई कागजी औपचारिकता समझना गलत होगा। तो अगर इस लेटर को हम एक फाइनेंशियल पासपोर्ट की तरह देखें तो ये कर्मचारी के जीवन को व्यावहारिक रूप से कैसे बदलता है? असल में असली ताकत इसके अंदर दी गई जानकारी के ब्रेकडाउन में छिपी है। अब इस नए लेटर में पद, विभाग और वेतन का पूरा हिसाब एकदम लिखित में देना होगा। हाँ, पहले तो मजदूर को पता ही नहीं होता था कि उसकी मेहनत का पैसा कहाँ गया। वही तो, पर अब PF और ESIC जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ कहाँ और कितने जा रहे हैं, ये सब स्पष्ट होगा। साथ ही इसमें UN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और LIN यानी लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी शामिल होते हैं। अच्छा, UAN और LIN होने का अर्थ है कि कर्मचारी का डेटा सीधे सरकार और आधार से जुड़ गया। मतलब ये अब सिर्फ एक कंपनी का इंटरनल ID कार्ड नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये एक आसानी से वेरीफाई होने वाला राष्ट्रीय प्रमाण बन गया है। और जब ये वेरिफिकेशन मिल जाता है तो एक दिहाड़ी मजदूर जो कल तक बैंकिंग सिस्टम के लिए अदृश्य था, वो अचानक से फॉर्मल इकोनॉमी का मजबूत हिस्सा बन जाता है। सही कहा। वो इस वेरीफाई होने वाले पेपर के दम पर बैंक से लोन ले सकता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सकता है या घर खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब उसकी आर्थिक पहचान अब सिर्फ उसके एम्प्लॉयर के जुबानी वादों पर निर्भर नहीं है। ये तो श्रमिक के नजरिए से एक बेहद सकारात्मक बदलाव है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। लेकिन चलिए दूसरे पक्ष की तरफ मुड़ते हैं। देश में लाखों ऐसे छोटे व्यापारी और छोटे व्यवसाय हैं जो सालों से बिना दस्तावेजों के अपना काम चला रहे हैं। वो बिना कागजों वाला पुराना सिस्टम। जी, तो क्या उनके लिए अचानक से ये कागजी कार्रवाई एक बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं है? उन्हें तो अपनी सारी ऑपरेशंस को फॉर्मल करना होगा। देखिए, भारत की इनफॉर्मल नौकरियों को फॉर्मल अर्थव्यवस्था में बदलना हमेशा एक तकलीफदेह प्रक्रिया होती है और नियोजकों पर इसका भारी प्रभाव पड़ना तय है। तो क्या इससे बहुत ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट और तकलीफ नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, लेकिन कानून इस मामले में बहुत सख्त है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो नियोजकों पर वास्तविक आर्थिक दंड या कहें कि फाइनेंशियल पेनल्टीज का कड़ा प्रावधान है। अच्छा, मतलब सच में पेनल्टीज लगेंगी? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि नियम लागू होने के 3 महीने के भीतर उन पुराने कर्मचारियों को भी ये लेटर देना अनिवार्य किया गया है। ओह वाओ, मतलब जिन्हें शायद पिछले 10 सालों में कभी कोई कागज नहीं मिला, उन्हें भी। जी हाँ, ये भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि ये बदलाव किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। छोटे बिजनेसेस को जवाबदेही की नई आदत डालनी ही पड़ेगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, पर यह जरूरी है। पर अगर इसका व्यापक असर देखें तो ये कार्यस्थल पर गरिमा और दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आगे चलकर किसी भी तरह के विवादों को रोकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पक्का लीज एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार दोनों को सुरक्षित रखता है। स्पष्टता ही इसका मूल उद्देश्य है। एकदम सही बात है। तो इस विश्लेषण को समेटने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार जहन में आता है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या है? जब देश के हर एक दिहाड़ी और ठेका मजदूर के हाथ में अपना एक कानूनी अपॉइंटमेंट लेटर होगा और उन्हें अपने पूरे हक का पता होगा, तो क्या आने वाले समय में इससे असंगठित क्षेत्रों में अधिकारों की मांग और मोल भाव यानी बार्गेनिंग पावर का पूरा ढांचा ही हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि जब हाथ में सबूत होता है तो आवाज अपने आप बुलंद हो जाती है। इस चर्चा के बाद इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। Starting a new job is a massive moment, whether you're stepping into your first entry-level role or taking the helm as a senior executive. But historically, millions of those starts relied on nothing more than a friendly handshake and a verbal promise.
That informality creates an immediate vulnerability for the worker. Without a written record, there is no mechanism to track Provident Fund contributions or verify promised allowances. When a dispute arises, the worker has no evidence to present, leaving their benefits entirely at the discretion of the employer. That dynamic is completely shifting. Under the Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code of 2020, or the OSH and WC Code, the legal baseline has been rewritten. Section 61F imposes a strict, unavoidable duty on every employer. They must issue a formal written appointment letter to every single person they hire. A friendly nod no longer cuts it. A legally binding written document is now the hard, non-negotiable standard for entering the Indian workforce. This mandate casts a massive net. It applies to permanent corporate staff, yes, but it completely envelops fixed-term and contract employees as well. Crucially, the law extends this exact same protection to daily wage earners, who are often the most exposed to labor exploitation. Employers are now required to officially document the precise nature of the work, categorizing each employee's skill level accurately as skilled, semi-skilled, or unskilled. And there is a strict countdown for companies that have been operating without proper documentation. Any existing staff member who never received a formal letter must be issued one within 3 months of the code coming into effect. Failing to meet this deadline carries real weight. Missing appointment letters will result in immediate financial fines and heavy regulatory scrutiny for the employer. Inside the appointment letter itself, the government has mandated a highly specific anatomical breakdown of the job, eliminating any day one ambiguity. The document forces absolute role clarity, locking in the designation, department, and daily responsibilities. Then it tackles money with a granular wage breakdown. It legally binds the company to Provident Fund and ESIC contributions, and includes key statutory identifiers like the UAN and LIN. The entire system is kept secure by standardized identity verification, utilizing the national Aadhaar infrastructure. By linking the appointment letter to this biometric mapping, the state eliminates identity fraud and ensures that the specific worker standing on the job site is the one legally protected. By locking these terms in writing, the letter creates a static legal reference. If a dispute arises over hours or pay, both parties point to the same document rather than a fading memory. For the individual worker, this letter serves as the first entry in their official employment history. It provides a documented starting point for tracking salary increments and role changes over the course of their tenure. Zoom out and you see the macro effect. This legal requirement effectively forces a standardized hiring and onboarding process across the entire geography of India. It pulls millions of factory operators, semi-skilled tradesmen, and manual laborers directly out of the shadow economy. This visualization shows the scale of the migration. Millions of unstructured, vulnerable jobs are being systematically dragged into India's highly regulated formal economy grid. That shift translates to immediate, real-world financial power. A worker can now take their appointment letter to a bank and use it as verifiable proof of income to secure a housing loan or open a line of credit. The mandated appointment letter functions as a permanent, verifiable proof of livelihood. It provides the worker with the legal standing to confidently demand the wages and benefits they have earned.